A very good hello to everyone whoever is watching my video. My name is CMA Payal Poddar and welcome to my channel, and today's video will be on leverages. So सबसे पहले अकाउंट्स एंड फाइनेंस की मैं जो भी टॉपिक पढ़ाती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप को एक बिजनेस ओनर की तरह, हमेशा एंटरप्रेन्योर की तरह सोचिए, क्योंकि जब तक आप एक बिजनेस ओनर की तरह नहीं सोचते, अकाउंट्स एंड फाइनेंस बिकम्स हार्ड. ठीक है, ये आप खुद चेक कर सकते हैं. आप ओनर की तरह सब कुछ सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजी आपको लगेगा. ठीक है, अब हम ये चैप्टर पे आ जाते हैं. सबसे पहले बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछूंगी मैं आपसे, फिर आप उसके थ्रू लिंक अप करिए. ठीक है, कॉमन क्वेश्चन ये है कि अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ या आप खुद कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या आपके लिए कोई रिस्क आप लेके चल रहे हैं? कोई नया वेंचर कर रहे हैं तो रिस्क है या नहीं है? रिस्क कंप्लीटली रिस्क है, राइट? क्यों रिस्क है? मैंने बहुत सारे, मेरे हार्ड अर्न मनी हो सकता है, सेविंग्स होगी मेरी बहुत सालों की, वो डाली होगी, राइट? मैं कुछ पीछे कोई जॉब या कुछ छोड़ के आई होगी, उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जा रहा है, वो फोरगो करना पड़ेगा मुझे अपना बिजनेस चालू करने के लिए, राइट? तो देयर इज अ लॉट मेनी थिंग्स विच हैज टू बी लुक्ड अपॉन व्हेन आई एम स्टार्टिंग माय बिजनेस. तो ये बिजनेस रिस्क है जो मैं लेके चलूंगी, राइट? अभी मेरा पैसा डाला तब तक तो ठीक है, रिस्क पे हूँ. अगर मैंने मेरे बिजनेस वेंचर में बाहर का पैसा डाला, मैंने बाहर से लोन लिया, मैंने बैंक से लोन लिया, मैंने रिलेटिव से लोन लिया अपने वेंचर के बारे में बता के, तो क्या मेरा रिस्क बढ़ गया या कम हो गया? बढ़ गया कहीं ना कहीं. क्यों बढ़ गया? अगर बाई चांस मेरे बिजनेस ने प्रॉफिट नहीं कमाया ना, तो भी मुझे इनको तो इनके रिटर्न देने हैं, मुझे इनको इनका इंटरेस्ट भी देना है, इनको इनका प्रिंसिपल अमाउंट भी लौटाना है, राइट? क्यों लौटाना है? इन्होंने बिजनेस नहीं किया, रिस्क मैंने लिया था. आई एम द ओनर ऑफ द बिजनेस, द रिस्क इज ऑन मी, राइट? तो बेसिकली ये रिस्क को स्टडी करेंगे हम किसके थ्रू? लेवरेजेस के थ्रू. ये ओनर को बता देता है कि भाई सी, यू हैव दिस मच रिस्क व्हेन योर सेल्स गेट चेंज दिस मच रिस्क व्हेन योर सेल्स गेट डिक्रीज और इंक्रीज दिस मच. ठीक है, तो ये क्वांटिफिकेशन जो करके देता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हर एक बंदे के लिए जो भी बिजनेस करना चाहता है, नॉट ओनली फ्रॉम द कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम ईच एंड एवरी फील्ड, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, लेवरेजेस नाम है इसका. आपने लेवरेज नाम रेशियो एनालिसिस में एक रेशियो में सुना होगा, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो. वो कंपनी की लॉन्ग टर्म कि वो कंपनी टिक पाएगी कि नहीं, उसके लिए रेशियो को वहां चेक किया जाता है. ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या मीनिंग करता है चैप्टर, पूरा एक चैप्टर क्यों बना के रखा है हम ये देखेंगे. ठीक है, अब हमने बिजनेस की रिस्क देखी. क्या बिजनेस में इतना ही रिस्क है कि मैंने सिर्फ उठाया, मैंने किसी का पैसा लिया, उतना ही रिस्क है? और भी बहुत सारे रिस्क होते हैं बिजनेस में. ठीक है, अगर हम देखने जाए तो ऑपरेशनल रिस्क भी होता है. ये तो फाइनेंशियल रिस्क था, मैंने पैसा उठाया, खुद का पैसा लगा, उनका पैसा उठाया, तो ये कहीं ना कहीं मेरे फाइनेंशियल रिस्क हो गए, राइट? बट इसके अलावा भी कुछ रिस्क होते हैं. हम ये रिस्क को अगर क्वांटिफाई और अगर इसको चार्ट फॉर्म में पढ़े तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क बेसिकली. वन इज ऑपरेशनल रिस्क, आप ऑपरेशनल रिस्क बोल दो इसको, और वन ये ऑपरेशनल रिस्क और बिजनेस रिस्क भी बोला जाता है इसी को, ऑपरेशनल रिस्क और बिजनेस रिस्क. ठीक है, और एक और क्या है? फाइनेंशियल रिस्क, जो हमने ऑलरेडी पहले स्टार्ट ही हमने फाइनेंशियल रिस्क देख के किया. ठीक है, फाइनेंशियल रिस्क है. अब ये फाइनेंस तो पैसे की रिलेटेड है देखा. बिजनेस रिस्क कौन सा होता है? आपने फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट्री की, प्रोडक्शन फैक्ट्री चालू की, क्या उसका स्पेस ऐसे ही मिलेगा आपको? नहीं, आपको ऑपरेशन चालू करना है तो स्पेस तो लेना पड़ेगा, वो स्पेस के लिए एक रेंट भी भरना पड़ेगा. क्या वो रेंट आपका फिक्स नहीं होता? फिक्स्ड होता है. भले आपने 1 रुपए का माल ना बेचा हो वहां पे, आपको वो देना ही पड़ेगा. फिक्स्ड कॉस्ट का मीनिंग ही ये होता है, सेल्स हो नहीं हो मतलब नहीं है, कॉस्ट तो लगेगा. दैट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड कॉस्ट, राइट? तो ये फिक्स्ड कॉस्ट तो लगना है. एग्जाम्पल में मैंने बता दिया रेंट. और कौन से होते हैं फिक्स्ड कॉस्ट? देयर आर टर्म्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट. एक और बताऊं तो परमानेंट स्टाफ को मैंने रखा था, राइट? अब वो परमानेंट स्टाफ भले 1 रुपए की भी मेरी सेल्स नहीं हो, मेरा बिजनेस बंद हो गया हो, राइट, तो भी मुझे उनको तो देना ही पड़ेगा उनका पैसा, क्योंकि परमानेंट है वो स्टाफ, राइट? तो परमानेंट स्टाफ हो गया यहाँ पे. तो ये हमारे कुछ कॉस्ट है जो हमारे ऊपर हमेशा रहते, भले हमारी क्या हुई, सेल्स हुई कि नहीं, हमारा बिजनेस चला कि नहीं, हमको प्रॉफिट्स मिले नहीं मिले, ये तो हमारे ऊपर रहते ही है. अब फाइनेंशियल रिस्क में कौन कौन सी कॉस्ट आ जाएगी? एग्जांपल्स बताओ, खुद बताओगी. प्रेफरेंस डिविडेंड, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमें देना ही पड़ता है, राइट? और डिवेंचर होल्डर्स को हमको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ता है, और बैंक को भी इंटरेस्ट देना ही पड़ता है अगर कुछ लोन लिया तो. दिस आर माई फाइनेंशियल कॉस्ट विच आर ऑन मी व्हाटसोएवर इट इज, प्रॉफिट्स हो नहीं हो. अब आपने कहीं ना कहीं बैलेंस शीट देखी होगी तो आप इसको बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे. आइए देखिए बैलेंस शीट में, सिर्फ एक रफली आपको बता रही हूँ.
देखिए बैलेंस शीट में हमारा लाइबिलिटी और असेट ऐसे साइड रहता है, ठीक है। लाइबिलिटी में हम देखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल समझ लो 11% है, 10% मेरा डिबेंचर्स है और मेरा 10% लोन है, ओके। ये मेरे परसेंटेजेस लिखती हूँ मैं। ये साइड में परसेंटेजेस का मीनिंग क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस परसेंटेजेस? क्या मीनिंग होता है ये परसेंटेज का? ये रिटर्न होता है जो हम लोगों को उनको देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारी कंपनी में पैसा डाला। प्रेफरेंस वालों को 11% डिविडेंड देना है बिकॉज दे आर द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है, राइट। डिवेंचर होल्डर्स है, उनको क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट। दैट मीन्स 10% इंटरेस्ट नीड्स टू बी पेड टू देम। नाउ लोन गिवर्स, उनको कितना देना है? 10% अगेन इंटरेस्ट। तो यार इनको मैं बोल सकती हूँ नहीं यार कोविड हो गया, ये साल कोविड हो गया, मेरे पास प्रॉफिट्स नहीं है, मैं तुझे नहीं दूंगा। नहीं बोल सकते हो तुम इन लोगों को। यू कांट टेल देम। इन लोग के दिल और रहम नहीं है इनके पास। ये लोग बोलते हैं आई हैव कम टू योर कंपनी विद अ फिक्स रिटर्न। आप मुझे फिक्स दोगे, ये प्रॉमिस पे मैंने आपकी कंपनी में पैसा डाला है, ठीक है। और इक्विटी शेयर्स बोलेंगे हाँ वो तो सही बात है, तो आपको तो रिटर्न मुझे देना ही है, राइट। कौन रिस्क बेयर करा ये पूरा का पूरा फिक्स्ड कॉस्ट का? बेचारे इक्विटी शेयर होल्डर्स, बिकॉज दे आर एक्चुअली द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। इनके बाजू में कुछ परसेंटेज है, इनके बाजू में कुछ परसेंटेज बैलेंस शीट में दिखता है आपको? नहीं। अगर कुछ इनको डिविडेंड देता है, हमके एडजस्टमेंट में लिखा रहता है इक्विटी शेयर होल्डर्स आर पेड अ डिविडेंड ऑफ दिस मच एट द एंड ऑफ द ईयर, राइट। तो बेसिकली इनका रिटर्न फिक्स नहीं रहता है, तो ये बेचारे हमेशा क्या रहते हैं? एट अ रिस्क रहते हैं। ये असेसमेंट रिस्क की कौन करके देता है हमको? लेवरेजेस, ठीक है। कौन कौन से रिस्क होते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट के रिस्क होते हैं इनके ऊपर सबसे ज्यादा, क्योंकि वो तो उनको बेयर करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये फिक्स्ड कॉस्ट को हमने दो टाइप में बांट दिया, राइट। व्हाट इज दिस? टू टाइप्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। वन इज ऑपरेशनल, मतलब बिजनेस करने के दौरान आप जो ऑपरेशंस करोगे उसके दौरान जो आपको फिक्स्ड कॉस्ट लगेंगे वो हम बोलेंगे ऑपरेशनल फिक्स्ड कॉस्ट। उसको ऑपरेशनल रिस्क भी बोलते हैं, बिजनेस रिस्क भी बोलते हैं, ठीक है। देन एग्जांपल्स लिख दिया था मैंने, रेंट, परमानेंट स्टाफ, ठीक है, जिनको भी हमारे फिक्स ऑपरेशनल कॉस्ट है जो भी। देन फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क द रिस्क विच वी हैव टू लाइक बेयर थ्रू द फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट हम पे क्या क्या आते हैं? हमने कोई भी पैसा मार्केट से लिया, हमको उनको पैसा रिटर्न करना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल द प्रेफरेंस डिविडेंड एंड द इंटरेस्ट, राइट। तो ये दो कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट है, इनको हमने रिस्क का नाम दे दिया। और हम अब ये स्टडी करेंगे, इस स्टडी को हम बोलेंगे लेवरेज स्टडी। द स्टडी ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट ऑन योर बिजनेस इज कॉल्ड नथिंग बट लेवरेजेस, ठीक है। अब आप खुद जानो, अगर बिजनेस ने फिक्स्ड कॉस्ट ही नहीं लेके चली, वो बिजनेस कैसे टिक पाएगी? नॉट पॉसिबल। लॉन्ग रन के शॉर्ट रन में गिर जाएगी यार, राइट। तो बेसिकली अगर यही नहीं आता करने को तो बिजनेस कहाँ से करोगे, ठीक है। बैलेंस शीट पढ़नी नहीं आती, एनालाइज नहीं करनी आती, तो शेयर मार्केट में पैसा कहाँ से डालोगे, राइट। तो यू शुड बी totally aware what the accounts are telling, what are the statements telling you, and you should analyze it yourself, right? तो यहाँ तक हमारा हो गया। मैं वापस रीड करके बता देती हूँ आपको, ठीक है। एक और डेफिनेशन है जो हम आगे देखेंगे, वो फिजिक्स से आया है वो डेफिनेशन। फिजिक्स की जब हमने बचपन में स्टडी, बचपन मतलब आपने 8th-9th में फिजिक्स पढ़ा होगा, तब आपने ये देखा होगा कि वहाँ पे लेवरेज को एक्सप्लेन किया गया है विद द डेफिनेशन लेस इनपुट बट लार्जर आउटपुट। मतलब आप छोटा इनपुट डालोगे उसके वजह से आउटपुट बहुत लार्ज मिलेगा आपको, ठीक है। वो हम अभी आगे देखेंगे विथ सम डायग्राम्स, सो दैट विल बी वेरी कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन। बट स्टूडेंट्स ट्रस्ट मी ऑन दिस, once you understand the पूरा conceptual logic of any topic, especially some topics where concepts are very important, तो you will go through all the chapters very keenly। फिर आपको सिर्फ सम्स करते जाने, एक बार आप कंसेप्ट एक बार समझ लो, बैठ जाएगा आपके दिमाग में, आप फिर कोई भी सम क्रैक कर सकते हो। पीपल रन बिहाइंड सम्स एंड सम्स। आई डोंट अंडरस्टैंड सम्स तब आएंगे जब आपको थ्योरी स्ट्रॉन्ग होगी आपकी। थ्योरी पे तो फोकस ही नहीं करते। इंटरव्यू में लास्ट में आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है थ्योरेटिकल, इसलिए आप लोग क्रैक नहीं कर पाते हो क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ी ही नहीं। आपसे पास होने के लिए या तो स्कोर भी करने के लिए सिर्फ सम्स करते हो, स्कोर कर लोगे, मार्क्स भी आ जाएगा, बट प्रैक्टिकली जब आप जाओगे ना जॉब करने तब आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। इसलिए आप थ्योरी पे भी फोकस करो एंड प्रैक्टिकल पे भी फोकस करो, ठीक है। आई जस्ट डू अ सम। सो हमने देखा कि रिस्क को हम किस तरह से क्वांटिफाई करेंगे, बाय स्टडिंग द फिक्स्ड कॉस्ट। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट ऑन माय बिजनेस, सो दैट आई कैन स्टडी दैट व्हाट रिस्क माय बिजनेस इज गोइंग थ्रू, ठीक है। इसके दो टाइप के रिस्क पढ़े हमने, एक कौन सा? ऑपरेटिंग रिस्क, और दूसरा कौन सा? फाइनेंशियल रिस्क। अभी ऑपरेटिंग रिस्क को हम जानेंगे यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज के नाम से,
और जो फाइनेंशियल रिस्क था उसको हम जानेंगे फाइनेंशियल लेवरेज के नाम से। ठीक है, अब हम आगे थोड़ा फिजिक्स डेफिनेशन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बिकॉज आपको ये मीनिंग ही नहीं पता चलेगा लेवर वर्ड की यूज किया है एंड व्हाट इज एक्चुअल इनसाइड मीनिंग ऑफ लेवरेजेस। तो आई थिंक आप शॉर्ट नोट्स और कभी थियोरिटिकल कंसेप्ट में हमेशा वीक रह जाओगे, तो आप इसको समझने की पूरी ट्राई कीजिए, बहुत ईजी कंसेप्ट है। ठीक है, आपने कंस्ट्रक्शन साइट्स पे देखा होगा कि अगर कोई स्टोन होता है तो उसको शिफ्ट करने के लिए लीवर यूज किया जाता है वहाँ पे, राइट। बहुत जनों ने देखा होगा, नोटिस किया होगा। वो उसको क्या करना रहता है, ह्यूमन कैपेसिटी नहीं है 100 किलो 50 केजी के पत्थर बहुत इजीली नहीं उन लोग शिफ्ट कर सकते। वी हैव टू हैव ग्रेट एनर्जी टू डू दैट। टू नॉट वेस्ट दिस एनर्जी एंड टाइम वी यूज अ लीवर। लीवर क्या होता है, एक साइड से फोर्स अपन करेंगे, फोर्स पुश करेंगे तो वो स्टोन इधर से उधर चला जाएगा, राइट। ये है वो लीवर, राइट। हमको एक बीम दिया जाता है वहां पे कंस्ट्रक्शन साइट में लेबरर्स को, और वहां पे बीम नीचे सपोर्ट रहता है बीम के, जिसके थ्रू स्टोन को हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, बेसिकली इसको जो नीचे के सपोर्ट देता है हमारे लीवर को, उसको हम बोलते हैं फल्क्रम। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये पूरा का पूरा डायग्राम ड्रॉ कर दिया। आप समझिए, आपका स्टोन है यहाँ पे, आपको क्या करना है, उसको शिफ्ट करके दूसरी जगह पे रखना। ठीक है, अब आपने यहाँ पे फोर्स डाला, बट ये फोर्स इनफ नहीं है ये इतने वजन को उठाने के लिए। ठीक है, तो आपके पास दो चांस होते हैं, दो चीज होती है करने के लिए। क्या, या तो आप फोर्स और लगाएंगे, बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे। ठीक है, या तो आप दूसरी चीज कर सकते हैं कि फल्क्रम को यार इस साइड शिफ्ट कर दो थोड़ा सा। आप इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फल्क्रम का सपोर्ट जब मिलेगा ना इस पूरे वजन को, तो बहुत इजीली वो क्या हो जाएगा, उठ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस डायग्राम में देखो, वी शिफ्टेड द फल्क्रम टू द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो फल्क्रम को जैसे ही हमने शिफ्ट किया वो जो वजन था इजीली उठ गया। इनफैक्ट इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, और ज्यादा वजन होता तो भी हम इसको उठा पाते। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन आप बोलोगे क्या है, राइट। देखो, ये जो हम इससे इस पार्ट से ये जो छोटा पार्ट है ना, वो हमारा लेवरेज होता है, या लीवर बोल दो, ये लेवरेज बोल दो इसको, ये लीवर होता है। यहाँ पे छोटा स्मॉल लीवर था तो हम लोगों को फोर्स बहुत ज्यादा लगी। ठीक है, जैसे ही मैंने ये लीवर को बढ़ा दिया, जैसे ही मैंने इस लीवर को पूरा का पूरा बढ़ा दिया, तो क्या हुआ, हाई लेवरेज हो गया। ये हाई लेवरेज की वजह से फोर्स मेरी कम लगी। दैट मीन्स अपना कंक्लूजन क्या हो गया, देखो, हाई लेवरेज विल गिव मी हायर आउटपुट विथ लेस ऑफ इनपुट। फोर्स मुझे कम लगानी पड़ी, मैंने कम फोर्स लगाई तो भी मुझे आउटपुट ज्यादा मिला, राइट। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लोअर एवरेज विल रिजल्ट इन व्हाट, लोअर आउटपुट। आउटपुट तो कम हम लोगों का हुआ ही नहीं, उठा ही नहीं, फोर्स भी ज्यादा लगाया हमने, बट यहाँ पे लेस इनपुट था, यहाँ पे क्या है, हाई इनपुट। हमने इनपुट भी बहुत किया तो भी हमारा आउटपुट कम आया, राइट। दैट मीन्स आप जितना ज्यादा लेवरेज करोगे उतना ज्यादा आपका क्या होगा, आउटपुट ज्यादा होगा। हायर द लेवरेज हायर विल बी द आउटपुट एंड हायर विल बी द रिस्क। ठीक है, जितना ज्यादा आप रिस्क बढ़ाते जाओगे उतना उतना आपका लेवरेज बढ़ता जाएगा। क्लियर है, आपको अभी सिर्फ इतना समझना है कि थोड़ा सा इनपुट डालूंगी मैं, ठीक है, तो बहुत ज्यादा आउटपुट कैसे आएगा, इससे मैंने क्या किया, थोड़ा सा यार शिफ्ट किया फल्क्रम को, थोड़ा सा शिफ्ट किया, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा आया। वैसे ही आप कुछ चेंजेस सेल में करिए, बट उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। दिस इज गोइंग टू बी टॉट इन नाउ। ठीक है, कि ये एक्चुअली इसका रिजल्ट आपके इनकम स्टेटमेंट में कैसे देखेंगे, अब ये सीखो। ठीक है, ये डायग्राम सिर्फ आपको इतना बता रहा है लेवरेज का मीनिंग, क्यों वहां से लेवरेज वर्ड को उठाया गया, इसलिए उठाया गया। लेवरेज का मतलब होता है कंपाउंडेड रिजल्ट। आप थोड़ा सा एफर्ट डालो बट उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, वो बताता है लेवरेज। ठीक है, तो ये है उसका मीनिंग। आपने फल्क्रम थोड़ा सा शिफ्ट किया लेकिन आपने वजन बहुत इजीली उठा लिया, राइट। दैट मीन लेस इनपुट विद अ लार्जर आउटपुट। लेस इनपुट विद अ लार्जर आउटपुट इज लेवरेज स्टडी एंड दिस इज व्हाट दिस डायग्राम इज डूइंग। ठीक है, अब हम देखेंगे कि लेवरेज को इनकम स्टेटमेंट के थ्रू कैसे पढ़ते हैं। सो लेट अस कंटिन्यू। हम इनकम स्टेटमेंट पढ़ेंगे पहले। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, वो स्टेटमेंट होती है जिसके थ्रू वी एक्चुअली गेट टू नो व्हाट आर आवर सेल्स एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द सेल्स फाइनली ऑन आवर ईपीएस। ठीक है, सो बेसिकली इट इज अ रिलेशनशिप विच इज शोइंग द चेंज ऑफ सेल्स ऑन ईपीएस। ठीक है, अब देखो, इनकम स्टेटमेंट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट उतना ही वेरी करेगा जितना सेल्स करेगा, बिकॉज इट इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द सेल्स।
फिर कंट्रीब्यूशन आएगा, आप माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट को, तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, विल गिव यू व्हाट, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। इसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। मोस्ट प्रोबेबली सबने ही ये देखा होगा, नहीं देखा तो प्लीज नोट डाउन करिए सबसे पहले ये, क्योंकि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ठीक है। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, फिर ईबीआईटी, ईबीआईटी से आप इंटरेस्ट, क्योंकि अभी तक इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, अब इंटरेस्ट माइनस करूंगी, इंटरेस्ट माइनस करने के बाद मेरा आएगा ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर मैं टैक्स माइनस करूंगी, देन आई विल गेट अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है। अर्निंग आफ्टर टैक्स के बाद मैं फाइनली डिवाइड करूंगी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, मैं डिवाइड करूंगी तो आई विल गेट अ व्हाट, ईपीएस, दैट इज अर्निंग पर शेयर। मैं क्यों कर रही हूँ ये सब, मैं इसलिए कर रही हूँ कि लास्ट में मेरे को कितना अर्निंग एक शेयर में मिल रहा है वो जानना है, इसलिए मैं पूरा स्टेटमेंट बना रही हूँ, ठीक है। तो देखो अभी लेवरेजेस में स्टेटमेंट बहुत ज्यादा मैटर करेगा, क्योंकि स्टेटमेंट की स्टडी ही लेवरेज है, ठीक है। लेवरेजेस में हम क्या करें, फिक्स्ड कॉस्ट के इम्पैक्ट को स्टडी करें। यहाँ पे स्टेटमेंट में आपको दो फिक्स्ड कॉस्ट दिख रहे होंगे, बताइए कौन कौन से दो फिक्स्ड कॉस्ट दिख रहे हैं। एक तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये है ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट है ये, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से हमारा कौन सा लेवरेज आता है, ऑपरेटिंग लेवरेज, आप उसको ऑपरेटिंग लेवरेज भी बोल सकते हो, ऑपरेटिंग रिस्क दैट मीन्स, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ेंगे एज ऑपरेटिंग लेवरेज, ठीक है, दिख रहा है। देन देखो अभी ईबीआईटी आ गया, अभी एक और फिक्स्ड कॉस्ट दिख रहा होगा आपको, इंटरेस्ट। अब ये कौन सा है, ये फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है ये फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट, स्टेटमेंट के थ्रू कर रहे खाली हम। ये फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट आपका फाइनेंशियल लेवरेज का कारण बनेगा, क्योंकि जितना ज्यादा इंटरेस्ट उतना ज्यादा मेरा फाइनेंशियल लेवरेज बढ़ेगा, जितना ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट लोगे उतना ज्यादा तुम्हारा ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ेगा, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला कहीं ना कहीं बहुत ही इजीली आप डिटेक्ट कर सकते हो विद इनकम स्टेटमेंट। कैसे, देखो जो भी वेरिएबल सराउंड करता है आपके फिक्स्ड कॉस्ट को, दैट बिकम्स योर फॉर्मूला, ठीक है। द फाइनेंशियल वेरिएबल दैट सराउंड्स योर फिक्स्ड कॉस्ट बिकम्स द फॉर्मूला ऑफ द पर्टिकुलर वेरिएबल, ठीक है। जैसे कि अभी ऑपरेटिंग लेवरेज फाइंड करना है, तो ओएल का क्या फॉर्मूला होगा, आप खुद बताइए, कौन क्या चीज ऊपर है, यहाँ इसके ऊपर क्या चीज है, कंट्रीब्यूशन, एक वेरिएबल ऊपर और एक नीचे, नीचे का वेरिएबल बताइए, नीचे का वेरिएबल क्या है, ईबीआईटी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, क्लियर। नेक्स्ट फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर का एलिमेंट क्या है, ईबीआईटी, डिवाइडेड बाय नीचे का एलिमेंट क्या है, नीचे का एलिमेंट ईबीटी। देखो ये याद करने के लिए भी बहुत इजी है, आपको कभी भी अगर एग्जाम में आप कंफ्यूज हो गए या भूल गए हो या कहीं भी भूल गए हो आप, तो आप बहुत जल्दी, हाँ ऊपर और नीचे का वेरिएबल होता है, ऊपर फिक्स्ड कॉस्ट होता है, फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, ठीक है। एंड इंटरेस्ट इज माय फाइनेंशियल एवरेज कॉस्ट, तो इसके ऊपर होता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी विल गिव मी आंसर ऑफ द फॉर्मूला ऑफ फाइनेंशियल एवरेज, ठीक है। बहुत ईजी है डिटेक्ट करना। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, देखो सेल्स जब चेंज होती है ना, ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट्स में चेंज होते, वी ऑल नो दैट। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बोलती हूँ, चलो एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कोचिंग क्लासेस सेट की, ठीक है, कोचिंग क्लासेस में जो रेंट था, मैंने 1 लाख रुपए का रेंट दिया, ठीक है। उसमें कुछ कैपेसिटी थी 100 स्टूडेंट्स की, ठीक है। मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे क्लासेस में 10-20 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। तो 10-20 स्टूडेंट्स जैसे जैसे धीरे धीरे मैं ट्राई करूंगी बढ़ाने का, राइट, बट क्या मेरा रेंट भी बढ़ेगा, नहीं, जब तक 100 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी तक तो मेरा रेंट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो तो मेरा फिक्स्ड है, राइट। बट मेरी सेल्स की वजह से फिर भी मेरी प्रॉफिट बढ़ रही है, ये तो सबको पता होगा ना, जितनी ज्यादा सेल्स करूंगी प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही, राइट, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स देयर ओनली, बट व्हाट चेंजेस ओनली द वेरिएबल कॉस्ट। सो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आता है और वही चीज नेगेटिव इम्पैक्ट भी देगी, इट्स अ डबल एज सॉर्ड। क्यों, अगर मैंने क्लासेस कल वर्कआउट नहीं करी और एक भी स्टूडेंट टर्न अप नहीं किया, या फॉर एग्जाम्पल कोविड हो गया तो क्लासेस बंद, तो रेंट बंद होगा, नहीं, रेंट तो चालू ही रहेगा, बट मेरी सेल्स बंद हो गई, बच्चों से जो मैं बेच रहा था बच्चों को नोट्स और जो क्लासेस की फीस आ रही थी मुझे वो नहीं आएगी, तो इन शॉर्ट सेल्स तो नहीं है, लेकिन मेरा फिक्स्ड कॉस्ट रह गया, दैट मीन्स नेगेटिव भी मेरा जाएगा, और अगर बढ़ गया सेल्स तो पॉजिटिव भी जाएगा। दिस चेंज इन योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट
बिकॉज ऑफ द चेंज इन सेल्स विल बी नोन एज ऑपरेटिंग लेवरेज। क्लियर है? कितना आप चेंज करोगे सेल्स में कि आपका इम्पैक्ट पड़ेगा ईबीआईटी में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। अगर बाई चांस सेल्स बिल्कुल नहीं हुई तो आपका क्या हाल होगा, आपको पता होना चाहिए, राइट? दिस इज स्टडी विल बी सीइंग इन ऑपरेटिंग लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज विल डिस्कस लेटर व्हेन वी कंप्लीट द ऑपरेटिंग लेवरेज पार्ट। ठीक है, चलिए लेट अस कंटिन्यू। हम ऑपरेटिंग लेवरेज देख रहे थे, राइट? ऑपरेटिंग लेवरेज में हम अब एक सम के थ्रू एक्सप्लेनेशन देखेंगे दैट व्हाट एक्चुअली ऑपरेटिंग लेवरेज, हाउ डज इट मेजर्स आवर रिस्क। ठीक है, क्या होता है ऑपरेटिंग लेवरेज? ऑपरेटिंग लेवरेज एक ऐसा मेजरमेंट टूल है जिसके थ्रू हम ये मेजर करते हैं कि हमारा जो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है बिजनेस का, वो हमें कितना हैम्पर कर सकता है। क्लियर है? वो कितना रिस्की है हमारे बिजनेस के लिए। क्लियर? दैट इज मेजर्ड थ्रू व्हाट? ऑपरेटिंग लेवरेज। Operating leverage, as you can see, is used for measuring the impact of fixed operating cost. जो भी हमारे बिजनेस में फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट लगते हैं, मैंने एग्जांपल्स बता दिया था, जैसे कि रेंट, जैसे कि परमानेंट स्टाफ होगा, वो आपके ऑपरेशंस रिस्क होंगे क्योंकि वो ऑपरेशनल फिक्स्ड कॉस्ट बनते हैं। ठीक है, उनको पे ऑफ करना ही पड़ता है। देखिए, अभी इनकम स्टेटमेंट के थ्रू हम पूरा लेवरेज समझेंगे। देखने जाए, वन ऑफ द सम्स में सबसे इजीएस्ट टॉपिक है ये। अगर आपको सम्स कैलकुलेशन करना आ गया तो ठीक है, तो आप इसके थ्रू सम्स कैलकुलेट करना सीख लेंगे, तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट करिए। सेल्स 100, वेरिएबल कॉस्ट 40 दिया है, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन 60 दिया गया है, फिक्स्ड कॉस्ट मुझे 40 दिया है। ठीक है, सेल्स में से मैंने वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दिया, वॉट एवर इज गिवन, आई गेट अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 60। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट दे हैव गिवन मी 40, तो द आंसर कम्स ईबीआईटी एज 20। ओके, नाउ हमने जब फॉर्मूला देखा था तो हमने फॉर्मूला में क्या देखा था कि जो भी फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर और नीचे के एलिमेंट है, हमें वो लेके हमारा क्या डिसाइड करना है, हमें हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होगा वो डिसाइड करना है। ठीक है, दैट मीन्स ऑपरेटिंग लेवरेज इक्वल्स टू व्हाट? फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट, डिवाइड बाय व्हाट? ईबीआईटी, राइट? अगर मैंने कॉन्ट्रीब्यूशन 60 लिखा और ईबीआईटी 20 लिखा है, व्हाट कम्स माय आंसर? 3 टाइम्स। क्लियर? दैट मीन्स माय आंसर इज 3 टाइम्स। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेरी बेसिक फॉर्मूला। कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी गिव्स मी व्हाट? 60 अपॉन 20, दैट इज 3। ओके, 3 टाइम्स। चलिए आगे हम और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, ये सब में बेसिकली हम लोग ये सीखेंगे कि परसेंटेज चेंज ऑफ सेल्स, हाउ डज द परसेंटेज चेंज ऑफ सेल्स इज गोइंग टू इम्पैक्ट माय ईबीआईटी। क्लियर? यही तो जानना है, इसी के लिए तो हमने इतना थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देखा। लेवरेज का नाम ही क्यों दिया गया है चैप्टर को, दैट कुछ परसेंटेज आप सेल्स में चेंज करिए, उसके वजह से आपकी ईबीआईटी में मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज होगा, राइट? वही चेंज आपको उन लोगों को बताना है कि कैसे हो रहा है। ठीक है, देखते हैं। देखिए, यहाँ पे सम में दिया है बाय 10%, तो लेट अस कैलकुलेट एंड देन सी इट आवरसेल्व्स। अगर 10% सेल्स बढ़ गया तो क्या लिखूं मैं यहाँ पे? 100 प्लस 10% करेंगे आप कैलसी में, ठीक है, तो 110 हो गया यहाँ पे। क्लियर? अब यहाँ पे 40 वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा जितना सेल्स बढ़ा है, दिस इज एज प्रपोर्शन टू द सेल्स, तो यहाँ पे 44 लिख दूं, 10% बढ़ गया तो, ठीक है। फिर what would be my answer for the contribution? It will be 66. I hope you must be getting all this. 40 मेरा फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ेगा क्या? फिक्स्ड कॉस्ट मेरा नहीं बढ़ता, वो वैसे का वैसा ही रहता है, इट इज फिक्स्ड। What my answer comes is 26. मेरा EBIT 20 से 26 हो गया, ठीक है। तो अभी मुझे उनको परसेंटेज चेंज बताना है। अगर 10% सेल्स में चेंज हुआ, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन योर EBIT? डज इट रिमेन सेम और बढ़ जाता है? ठीक है, चलो देखते हैं। देखिए, आपको परसेंटेज चेंज आना चाहिए वैसे तो कैलकुलेट करना, बट अगर नहीं आता तो देखिए बहुत इजी वे है, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड फिगर इंटू 100। न्यू फिगर को आप ओल्ड फिगर से माइनस करें अपॉन ओल्ड इंटू 100। पहले हम ये भी करते थे, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100। ठीक है, आप कोई भी वे ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ईयर्स नहीं दिए गए, इसलिए मैं न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100 बोल रही हूँ। न्यू फिगर कौन सा है यहाँ पे? 110। 110 माइनस 100 डिवाइड बाय 100 गिव्स यू हाउ मच परसेंटेज? आई थिंक एवरीवन कैन आंसर मी दिस, ठीक है। 110 माइनस 100 डिवाइड बाय 100 गिव्स मी हाउ मच परसेंटेज? 10। वही तो किया था, 10% लगाया तभी तो 110 आया। यहाँ पे भी 10% है,
यहाँ पे भी 10%। क्लियर, ये सब प्रोपोर्शनेटली चेंज होता है सेम प्रोपोर्शन में, फिक्स्ड कॉस्ट कुछ चेंज नहीं होगा। नाउ व्हाट इज माय चेंज इन ईबीआईटी, तो आपको क्या करना पड़ेगा ईबीआईटी के लिए, 26 माइनस 20 डिवाइड बाई 20। चलिए सब करिए, 26 माइनस 20 डिवाइड बाई 20 इंटू 100, इट गिव्स मी 30%। ठीक है, अगर अभी आप मुझे खुद कंक्लूड करके दे सकते, यस मैम यू आर करेक्ट, स्मॉल चेंज इन सेल्स दैट इज अराउंड 10% विल गिव मी अ चेंज ऑफ 30% इन माई ईबीआईटी। ठीक है, बट एक और पॉइंट यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि पॉजिटिव हुआ, सेल्स बढ़ गई तो ईबीआईटी भी बढ़ गई, राइट। बट यही रिस्क तब भी होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोविड हो गया तो सेल्स घट गई, राइट, अचानक हुआ ये, तो जब सेल्स घट जाती है ना उतना ही 30% घटाव भी हो जाता है। क्लियर है, अगर ये पॉजिटिव है ये चेंज तो उतना ही नेगेटिव भी होता है। यहाँ पे ये पॉइंट आपको ऑब्जर्व करना है प्रैक्टिकल वर्ल्ड के लिए। ठीक है, सम्स में भी नेगेटिव आ सकता है, ठीक है, तो आपको हर तरह से समझना है लेवरेज को। लेवरेज इज अ डबल एज स्वॉर्ड, अगर फिक्स्ड कॉस्ट इंटैक्ट रहते, सेल्स बढ़ गए तो वही फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेंगे, इसलिए आपका ईबीआईटी मोर देन प्रोपोर्शनेट बढ़ेगा, राइट। और वही सेल्स अगर कम होते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट तो उतना ही रहेगा, तो इसलिए मोर देन प्रोपोर्शनेट नेगेटिव चेंज भी हो जाता है ईबीआईटी। दैट मीन्स सेम परसेंटेज ऑफ नेगेटिव चेंज वुड बी देयर इफ नेगेटिव रिजल्ट्स हैव कम। ठीक है, तो इट बिकम्स व्हाट, रिस्की, फिक्स्ड कॉस्ट को संभालना पड़ता है। ठीक है, कैसे संभालेंगे, बाय मेंटेनिंग द सेल्स ऑब्वियसली। ठीक है, चलिए अपन ये देख अभी आगे देखते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। देखिए अब एक परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है, बहुत ही इजी फॉर्मूला है, अगर आपने इस तरह से कर लिया है परसेंटेज चेंज को, आप कोई भी सम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला देखते हैं। परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग लेवरेज, ठीक है, हम ऑपरेटिंग लेवरेज पे, अब आपने जो ये कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी किया है ना, इसको उल्टा कर दो। ठीक है, आप इसको उल्टा कर दोगे तो आपको सीधा सीधा इसका परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन। क्लियर है, आई होप सबको दिखा है। चलिए अभी हम देखते हैं कि क्या है परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी क्या है, 30, राइट, डिवाइड बाय द परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन 10, कितना आया आंसर, 3 टाइम्स, आंसर सेम आएगा। क्लियर है, आंसर विल बी सेम, बट यू वॉट एवर एग्जामिनर आस्क यू, यू हैव टू सॉल्व इट दैट वे। ठीक है, परसेंटेज चेंज ज्यादातर पूछते हैं, बहुत बच्चे अवॉइड करते हैं, खाली ये वाला करके चले जाते हैं। डोंट डू दिस, इट्स वेरी इजी, जस्ट द उल्टा ऑफ द मेन फॉर्मूला जो आपको याद ही होगा। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर नीचे का वेरिएबल लेना है, वो नॉर्मल फॉर्मूला हो गया। जो परसेंटेज चेंज का है, इट विल बी द रिवर्स ऑफ द नॉर्मल फॉर्मूला, बट देयर इज अ यहाँ पे लिटिल बिट ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, देखिए, जो आपको यहाँ पे कुछ नोट करना है। देखिए क्या नोट करना है, देखिए टू नोट, आपका जो परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन है वही परसेंटेज चेंज आपका वेरिएबल कॉस्ट है, और वही परसेंटेज चेंज आपका सेल्स है। तो कैन आई राइट लाइक दिस, परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स, राइट। मैं लिख सकती हूँ ना ऐसे कि तीनों का परसेंटेज सेम है। फॉर्मूला में हम लोगों को एक्चुअल फॉर्मूला क्या बनेगा वो देखिए अभी, परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग लेवरेज बिकम्स परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। क्लियर है, क्यों ऐसा, देखिए मैंने बोला था स्टार्टिंग से आपको दो वेरिएबल्स फलक्रम की अंडरस्टैंड करनी है। दो फलक्रम की मेन क्या है वेरिएबल, मैं कब से सेल्स कर रही हूँ, मैं कंट्रीब्यूशन कर रही हूँ क्या, नहीं, सेल चेंज होगा तो ही तो कंट्रीब्यूशन चेंज होगा। दैट मीन्स द मेन हीरो हियर इज सेल्स अगेन, राइट। सेल चेंज हो रहा है तो कंट्रीब्यूशन चेंज हो रही, कंट्रीब्यूशन और सेल सेम है, तो मैं इसको यहाँ पे एक्चुअल में कंपेयर करूंगी सेल्स के साथ ईबीआईटी को। क्लियर है, दैट मीन्स सेल्स का कितना परसेंटेज चेंज हुआ जिसके वजह से मेरी ईबीआईटी में इतना चेंज हो गया। क्लियर है, दैट मीन्स इन द परसेंटेज फॉर्मूला यू हैव टू टेक द टू मेन वेरिएबल्स ऑफ द फलक्रम डायग्राम। हियर यहाँ पे आप बोल सकते हो कि फलक्रम आपको काम आ रहा है डायग्राम, कहीं ना कहीं अगर उसको किसी ने समझ लिया तो फटाफट फॉर्मूला क्रैक होगा। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स।
क्लियर, आपको कंट्री के जगह पे सेल्स लिखना है और कुछ भी नहीं है। आई होप यू पीपल हैव गॉट दिस फॉर्मूला। ठीक है, अगर देखने जाए ये पूरा जो समरी है उसका एक पूरा कंक्लूजन क्या है, ठीक है, द कंक्लूजन इज 10% ऑफ चेंज इन योर, किसमें आया, सेल्स, राइट, 10% चेंज इन सेल्स brings 30% change in EBIT। क्लियर, ये आपका आंसर होना चाहिए, जो आंसर आपको भले सम ही पूछा गया बट मेन चीज यही है आपकी कंक्लूजन कि 10% चेंज आपकी सेल्स में और उसकी वजह से 30% आपकी EBIT बढ़ गई। क्लियर है, 3 टाइम्स 10 3, राइट, 3 टाइम्स सब कुछ प्रूफ हो गया है। सो विल नाउ डू अ सम so that you will get operating leverage एकदम clearly। Let us now solve a sum for operating leverages। ठीक है, देखिए क्या पूछा है हम लोगों को, हमको बोला है कंप्यूट द ऑपरेटिंग लेवरेज। ठीक है, क्या क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है, दे हैव गिवन अस सेल्स ऑफ ₹10,000, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 60%, देन द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 2,000 of rupees। ऑल्सो कैलकुलेट द सेल्स रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द EBIT by 20। दैट मीन्स 2 पार्ट में सम सॉल्व करना है। पहले तो हमको उनको ऑपरेटिंग लेवरेज फाइंड करके देनी है, फिर इन्होंने हमको परसेंटेज चेंज भी इनडायरेक्टली पूछा है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग। वेरी इजी सम, इफ यू सी, इफ यू ओनली रिमेंबर द फॉर्मूला आल्सो ना, तो भी बहुत इजी है ये। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। देखिए सोल्यूशन, पहले तो मुझे ऑपरेटिंग लेवरेजेस के लिए क्या करना पड़ेगा, वो स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट। तो पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है, बहुत छोटा भी यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो हो जाएगा बिकॉज बहुत छोटा कैलकुलेशन है। सेल्स, सेल्स क्या दिया है 10,000, ओके, माइनस माय वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट क्या दी है, क्या दी है वेरिएबल कॉस्ट 60%, 60% ऑफ 10,000 गिव्स मी 6,000। ठीक है, अभी इसको माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलता है, कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या आएगा 4,000। अब इससे माइनस करेंगे क्या, हम फिक्स्ड कॉस्ट दिया है, ये भी सब में 2,000 दिया है, 2,000 ले लो। ठीक है, माइनस किया मैंने फिक्स्ड कॉस्ट, व्हाट विल आई गेट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दैट मीन्स 2,000 मेरी क्या आ गई, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गई। क्लियर है, तो ये हमारा छोटू सा टेबल बन गया। ठीक है, क्लियर ना। अभी लेट अस कंटिन्यू। अब क्या कंटिन्यू करना है, आपको ऑपरेटिंग लेवरेज फाइंड करके हमको बताना है। तो see I am writing the formulas with red marker। operating leverage equals to what, एक फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर का एलिमेंट, एक नीचे का एलिमेंट, दैट मीन फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। क्लियर, आई होप एवरीवन, अभी तक तो सबको याद ही हो गया होगा। ठीक है, कंट्रीब्यूशन क्या है 4,000 डिवाइड बाय 2,000, राइट। तो क्या आया, 3 0 कैंसिल कर दो 2 टाइम्स। ठीक है, ओके, आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस। आप ये कैंसिल करके दिखाइएगा, 2 टाइम्स लिख दीजिए, फिर आंसर इज 2 टाइम्स। ऑपरेटिंग लेवरेज मिल गया अपने को। बट क्या ये मेरा सम यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, नहीं, हाफ वे हुआ है। अभी इन्होंने एक और पूछा है, मुझे क्या पूछा है, दैट इफ अगर आपका EBIT 20% है, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है, तो अभी हम लोग अगर फॉर्मूला भी खाली जानते हैं ना परसेंटेज चेंज का, तो भी हो जाएगा, सिर्फ फॉर्मूला से भी हो जाएगा। लेट अस सी व्हाट इज द फॉर्मूला। चलो, परसेंटेज चेंज ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला किसको पता है, चलो बताओ फटाफट। परसेंटेज चेंज इन उल्टा रिवर्स यूज करना है, तो इधर ऊपर EBIT लिख दू, यू कैन इवन गो टू द इनकम स्टेटमेंट उल्टा, तो EBIT डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन करूँ क्या, कंट्रीब्यूशन नहीं मैम, सेल्स करना है, बिकॉज 2 वेरिएबल्स थ्रू द मेन वेरिएबल्स आर EBIT एंड सेल्स, राइट, दैट मीन्स परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। क्लियर, कितना परसेंटेज चेंज है EBIT में, इन लोगों ने कितना बोला है 20 लिख दू, राइट। अब मुझे परसेंटेज चेंज ऑफ OL पता है क्या, पता है, क्योंकि ये जो 2 टाइम्स है वो सेम आता है। ठीक है, तो आई कैन राइट हियर 2। ठीक है, नाउ व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ओके। चलो अभी करो कैलकुलेट, 20 डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स
इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 2 गिव्स मी 10% ऑफ चेंज। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी था क्या, कुछ एकदम अलग सा हटके कुछ भी नहीं था, बहुत ही सिंपल सम्स होते हैं। रिपीटेडली बोलती हूँ, बड़े वाले सम्स भी होते हैं, सिर्फ कैल्सी डिमांड करेगा कि कैल्सी कैलकुलेशन करो, बाकी कुछ नहीं डिमांड करता ये चैप्टर। ठीक है, रेशियो एनालिसिस जितना डीप है उतना ही लेवरेज थोड़ा सा बोल सकते हो आप, उसके सामने आपको इजी ही लगना चाहिए। ठीक है, वो भी इजी है, उसमें कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा है लेकिन। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अब एक और चीज देखिए, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कैलकुलेट द सेल्स। ठीक है, सेल्स बोला है, सेल्स का परसेंटेज नहीं बोला, दैट मीन्स परसेंटेज मिल गया, अब हम सेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, न्यू सेल्स, राइट। तो दैट इज व्हाई माय न्यू सेल्स क्या हुई, देखो प्लीज नोट डाउन करो आप। देयरफॉर न्यू सेल्स, कितना सेल्स था ओल्ड, 10,000 प्लस 10%, क्योंकि इन्होंने मुझे बोला है कैलकुलेट द सेल्स रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द ईबीआईटी बाय 20। क्लियर, तो मैंने इंक्रीज किया 10% से, तो कितना आया 11,000। ठीक है, मेरी न्यू सेल्स कितनी हुई 11,000 रुपीज। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस, बहुत ही सिंपल सम है। विल डू फाइनेंशियल एवरेजेस नाउ। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, नाउ वी विल बी लुकिंग फॉर व्हाट एक्सप्लेनेशन ऑफ फाइनेंशियल एवरेजेस। देखिए स्टूडेंट्स, जिसने भी ऑपरेटिंग लेवरेज समझ लिया है उसके लिए फाइनेंशियल लेवरेज इज नथिंग, बहुत ही इजी जाएगा ये, क्योंकि पूरा कंसेप्ट सेम है। वहां पे भी हम क्या देख रहे हैं, इम्पैक्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, यहाँ पे भी हम इम्पैक्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट भी मेजर कर रहे हैं। डिफरेंस ये है कि वहां हम क्या मेजर कर रहे थे, कौन सा वाला फिक्स्ड कॉस्ट, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, इसके लिए उसका नाम दे दिया गया तो ऑपरेटिंग लेवरेज। यहाँ पे हम कौन सा फिक्स्ड कॉस्ट देख रहे हैं, फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट, इसलिए इसका नाम दे दिया गया फाइनेंशियल लेवरेज। क्लियर है, यहाँ पे हम फलक्रन डायग्राम पे आ गए तो क्या होगा, स्मॉल चेंज इन योर व्हाट इनपुट गिव्स यू लार्ज चेंज इन योर आउटपुट। ठीक है, हम देख रहे हैं क्या चीज में स्मॉल चेंजेस किए थे जिसकी वजह से हमारा आउटपुट ज्यादा आ रहा है। लेट्स सी, देखिए ये ऑलरेडी हम सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट, ईबीआईटी, हम यहाँ तक पहुंच गए थे। अभी हमारा पूरा काम फाइनेंशियल एवरेजेस का ईबीआईटी से लेके ईपीएस तक का। तो लेट अस स्टार्ट कैलकुलेटिंग फ्रॉम ईबीआईटी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ईबीआईटी बाय 10%। ओके, सो लेट अस स्टार्ट कैलकुलेटिंग। अगर मेरा ईबीआईटी 10% बढ़ रहा है तो देखिए इजी कैलकुलेशन, इसलिए आई हैव नॉट पिक्ड अप माय कैलसी। ठीक है, 20 में आप 10% ऐड करिए तो क्या आएगा 22। क्लियर, इंटरेस्ट में ऐड करूँ क्या मैं 10%, नहीं, इंटरेस्ट सेम रहेगा, फिक्स्ड रहता है, राइट। देन व्हाट विल माय ईबीआईटी कम एज 12, राइट। अब मैं टैक्स 30% ऑन 12 करिए, आई थिंक 3.6 आना चाहिए। ठीक है, 3.6 को माइनस करिए तो आपका आएगा फिगर अर्निंग आफ्टर टैक्स एज 8.4। ठीक है, अब मैं डिवाइड करूंगी इसको बाय 10, क्योंकि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मुझे 10 दिया है, तो मेरे को क्या आएगा 0.84। मेरे को लग रहा है इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। देन टू किसी को अगर नहीं समझ आ रहा है तो देखिए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के बाद हम इनकम स्टेटमेंट में इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो हमारा आता है अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, फिर हम टैक्स को माइनस करते हैं तो हमारा आता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, फिर हम डिवाइड करते हैं बाय द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, फिर आंसर आता है अर्निंग पर शेयर। ओके, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट, सो यू हैव टू जस्ट फॉलो द फॉर्मेट एंड गो। ठीक है, ईबीआईटी मैंने क्या कर दिया, जैसे मुझे बोला गया था 10% मैंने इंक्रीज किया, एंड नाउ आई विल सी व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इट। ठीक है, बिकॉज फाइनली वी वांट टू सी दैट ओनली। देखिए अभी फॉर्मूला तो आप मुझे बताइए, चलिए व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइनेंशियल एवरेजेस, मैं यहाँ लिखती हूँ। ईबीआईटी के ऊपर का एक वेरिएबल, ईबीआईटी के नीचे का एक वेरिएबल, राइट। दैट मीन्स ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ठीक है, चलो ईबीआईटी क्या है 20 डिवाइड बाय ईबीटी क्या है 10, कितना आया 2 टाइम्स, राइट। क्लियर, दैट मीन्स 2 टाइम्स, मतलब आपको भी इंटरप्रिटेशन बिना सॉल्विंग के ही आ जाना चाहिए अगर ऑपरेटिंग क्लियरली समझाए तो। 2 टाइम्स का मतलब ये होता है कि अगर मेरा ईबीआईटी 10% बदला तो देयर विल बी अ 20% डिफरेंस इन माय व्हाट अर्निंग आफ्टर टैक्स एज वेल एज ईपीएस। ठीक है, बट देन टू विल प्रूव इट। ठीक है, लेट अस नाउ कैलकुलेट द चेंज, परसेंटेज चेंज। क्या सीखा था हमने, परसेंटेज चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, न्यू फिगर माइनस ओल्ड डिवाइड बाय ओल्ड, राइट, इनटू 100। न्यू फिगर लेंगे हम, माइनस ओल्ड करेंगे, डिवाइड बाय ओल्ड इनटू 100। ठीक है, तो हमें परसेंटेज चेंज मिलेगा। लेट अस टेक अ कैलसी, ये वाला तो समझ में आएगा, 22 माइनस 20
ठीक है, 22 माइनस 20 डिवाइड बाई 20 कितना आया, 10% आया होगा, राइट, क्योंकि 10% चेंज किया था तब तो 22 हुआ था, ये कुछ नहीं होगा, इंटरेस्ट तो सेम रहेगा, राइट। देन 12 माइनस 10 डिवाइड बाई 10, 12 माइनस 10 डिवाइड बाई 10, प्लीज यूज अ कैलसी, बिकॉज होता है एग्जाम में कि बिकॉज ऑफ द प्रेशर गलत आंसर आ जाता है, भले एकदम छोटू सा सिंपल क्वेश्चन हो, ठीक है। तो 12 माइनस 10 डिवाइड बाई 10 इंटू 100 कितना आया, 20% आया, ठीक है। नाउ लेट्स गो फॉर द टेक्स्ट, 3.6 अपॉन 3 डिवाइड बाई 3 इंटू 100 कितना आया, 20% आया होगा, ये सब करो। 8.4 माइनस 7 डिवाइड बाई 7% कितना आया, 20%। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, व्हाट इज द चेंज ऑफ ईपीएस, देखो 8.4 0.84 माइनस 0.70 कितना आया, 20, क्लियर। अब हम इससे क्या कंक्लूजन निकालते हैं हमें वो देखना है, ठीक है, मेन चीज वही है। देखिए जो परसेंटेज चेंज है, अभी पहले अपन ये फॉर्मूला का रिवर्स करते हैं, क्या फॉर्मूला आता है, ठीक है। देखो परसेंटेज चेंज ऑफ फाइनेंशियल एवरेज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज, उल्टा करना है इसका, राइट, ईबीटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। लेट्स पहले सॉल्व इट, ठीक है। ईबीटी का परसेंटेज चेंज देखते हैं 20, ठीक है, 20 डिवाइड बाय द परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना है, 10 आ गया, 2 टाइम्स। ये तो हम कंफर्म है कि हम सही जा रहे हैं क्योंकि दोनों का क्रॉस सेम ही रहता है, तो क्रॉस वेरिफिकेशन हो गया, राइट। तो ये फाइनेंशियल एवरेज 2 टाइम्स आ गया, परसेंटेज चेंज भी 2 टाइम्स आ गया। बट वापस अपने को क्या करना है, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट परसेंटेज चेंज ऑन द वेरिएबल्स। वेरिएबल का मीनिंग क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, हमको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 2 वेरिएबल होते हैं वो होता है रिलेशनशिप के ऊपर। दैट मीन्स ये जो फलक्रम रिलेशनशिप बताता है वो 2 वेरिएबल का, ठीक है। हमने ऑपरेटिंग में देखा कि 10% जब सेल्स बदला तो उसके वजह से हमारी ईबीआईटी बदली थी 30%, राइट। अब हम देख रहे हैं ईबीआईटी में 10% का फर्क आ रहा है, तो हमारे फाइनली जो हमारा फिगर है वो है ईपीएस, तो ईपीएस में कितना डिफरेंस आ रहा है, दैट इज 20%, क्लियर है। दैट मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स इन फाइनेंशियल लेवरेज इज ईबीआईटी एंड ईपीएस, ठीक है, सेम है। देखो ईबीटी में भी 20 है, ईपीएस भी 20 है, सो दैट मीन्स वी कैन हियर राइट टू नोट percentage change in EBT equals to percentage change in EAT equals to percentage change in EPS, right? देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला एक्सप्लेनेशन बहुत कम टेक्स्ट बुक्स में दिया है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्यों ऐसा फॉर्मूला यूज किया है, तो प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर ये समझ में आ गया ना क्रक्स, तो आप कभी भी भूलेंगे ही नहीं लेवरेजेस को, ठीक है। चलिए टू नोट क्या है कि आपका ईबीआईटी का परसेंटेज भी सेम है, ईएटी का भी सेम है और ईपीएस का भी सेम है, राइट। इसलिए मेरा फाइनल जो एक्चुअली परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला बनता है वो है परसेंटेज चेंज ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इक्वल टू परसेंटेज चेंज, अब क्या लू, ईबीटी लू क्या, नहीं, ईपीएस, ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, क्लियर। देखिए आंसर सेम आएगा, इसलिए बोल रही हूँ वेरिएबल्स का, क्योंकि बहुत जगह पे ना आपको ये नहीं देते, ईबीटी नहीं देते, ईपीएस ही देते, क्योंकि ईपीएस एंड दिस इज द मेन रिलेशनशिप, ठीक है। तो आपको वहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मेन फॉर्मूला ये है ना कि ये, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपको ये उल्टा वाला नहीं समझ में आ रहा है कंसेप्ट, तो जस्ट लर्न दिस फॉर्मूला, नो अदर ऑप्शन विल बी लेफ्ट विथ यू, ठीक है। 4 फॉर्मूलाज आर देयर, सो नथिंग वेरी बिग सॉर्ट ऑफ, तो आप इसको याद भी रख सकते हो, आपके ऊपर है, कंसेप्ट समझना है कि याद रखना है, ठीक है। तो परसेंटेज देखिए, ईपीएस का परसेंटेज चेंज सेम है 20 डिवाइड बाय व्हाट, ईबीआईटी का 10, 2 टाइम्स, आंसर सेम आएगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको 2 मेन फलक्रम के वेरिएबल्स पकड़ने, दैट मीन्स लिटिल स्मॉल चेंज इन योर ईबीआईटी इज ब्रिंगिंग हाउ मच चेंज इन योर ईपीएस इज बीइंग कैलकुलेटेड बाय फाइनेंशियल एवरेजेस, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली आपको पहुंचना ईपीएस तक है इनकम स्टेटमेंट में, कहीं रुकना नहीं है, ईपीएस इज अ फाइनल डेस्टिनेशन। इसलिए फाइनेंशियल एवरेज क्या बताता है, थोड़ा सा फर्क आपका ईबीआईटी में किया आपने, दैट इज अ 10%, इट विल more than proportionately will have a change in your EPS, positive भी negative भी, that we have already seen in operating leverages, ठीक है। तो I hope everyone has understood the concept of financial leverages। अपना एक सम भी हो गया इसके साथ ही कवरेज।
तो मैं अभी कंबाइंड लेवरेज क्या होता है उसका फॉर्मूला खाली बता देती हूँ, सो दैट आपको अगर तीनों आए तो आपको सॉल्व करना आ जाए, ठीक है। वेरी इजी कंबाइंड लेवरेज, बट इट विल जस्ट टेक 2-3 मिनट्स. See the explanation and then you can come on the conclusion about of all the objectives also, ठीक है। तो just we'll go to that. चलिए स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद द लास्ट पार्ट ऑफ अ चैप्टर, लेवरेजेस. क्या है लास्ट पार्ट? कंबाइंड लेवरेज. कंबाइंड लेवरेज को और दो नाम दिए गए हैं जो बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, तो प्लीज याद रखिए ये नाम. कंबाइंड लेवरेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंपोजिट लेवरेज एज वेल एज इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुपर लेवरेज. क्या बोलते हैं कंबाइंड को? कंपोजिट भी बोलते हैं और सुपर लेवरेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा. देखिए कंबाइंड नाम से वापस अपन इंटरप्रेट कर पा रहे हैं कि नाम क्या बना है? कॉम्बिनेशन रेशियो है ये. कॉम्बिनेशन किसका होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज एज वेल एज फाइनेंशियल लेवरेज. दोनों का कॉम्बाइन कर लो और आंसर आ जाएगा आपका कॉम्बिनेशन लेवरेज, ठीक है. विल जस्ट सी हाउ टू फाइंड इट आउट. देखिए इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन सेल्स लेवल, जो भी आपकी सेल्स में चेंज होगी, फर्स्ट ऑफ द स्टार्ट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट सेल से होता है, एंड किससे होता है? आपका ईपीएस. दैट मीन्स अब हमको दो वेरिएबल, जो फलक्रम के दो वेरिएबल्स बनेंगे वो होंगे सेल्स और ईपीएस, ठीक है. द स्टार्ट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट, एंड ऑफ द इनकम स्टेटमेंट. क्लियर है? कंबाइंड रेशियो पूरा का पूरा लेवरेजेस साथ में लाके खड़ा करता है कि पूरा दोनों फिक्स्ड कॉस्ट, दैट मीन्स ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट एंड द फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट, दोनों का इंपैक्ट आपके बिजनेस में क्या गिर रहा है, दैट विल बी शोन बाय कंबाइंड लेवरेज, ठीक है. तो हम उसको क्या करेंगे, कैसे फलक्रम में दिखाएंगे? स्मॉल चेंज इन सेल्स विल ब्रिंग व्हाट परसेंटेज ऑफ चेंज इन योर ईपीएस, ठीक है. तो आपको परसेंटेज का फॉर्मूला अपने आप आ गया होगा, क्योंकि दो फलक्रम के जो वेरिएबल्स होते हैं वही परसेंटेज के फॉर्मूलाज बनते हैं, राइट. बट स्टिल विल गो थ्रू इजी वे. देखो कंबाइंड लेवरेज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ओएल एंड एफएल. किसका कॉम्बिनेशन है? ओएल और एफएल का. ओएल मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज एंड एफएल मतलब फाइनेंशियल लेवरेज. ये दोनों का कॉम्बिनेशन. इसका मतलब आप ये भी कर सकते हैं ओएल इंटू एफएल, ठीक है. सबसे इजीएस्ट वे टू फाइंड कंबाइंड लेवरेज इज दिस. देखिए ज्यादातर सम जो भी आएगा उसमें पहले आपको बोलेंगे ऑपरेटिंग फाइनेंशियल फाइंड करो, फिर कंबाइंड फाइंड करो. बट कभी कभी ऑब्जेक्टिव में सीधा कंबाइंड दे देते, राइट. तो यू हैव टू मल्टीप्लाई द ओएल एंड एफएल एंड गेट द आंसर ऑफ कंबाइंड. क्लियर? तो आप ये दोनों अगर आपने सॉल्व किया है तो कंबाइंड को सिर्फ मल्टीप्लाई करके लेके आना, ठीक है. एक और वे है सॉल्व करने का, ठीक है. आपकी मर्जी, आपको जो भी सॉल्व करना है. मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स फॉलो दिस बिकॉज इट इज द इजीएस्ट वे. अगर 3 आपका ये आया, ये 2 आया, तो 3 into 2 दैट मीन्स 6 टाइम्स, ठीक है. यू हैव टू जस्ट डू इट दैट वे. लेट अस कंटिन्यू. देखो ओएल का फॉर्मूला क्या, ब्रेक करते हैं. ओएल का फॉर्मूला क्या था? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, ठीक है. और एफएल का फॉर्मूला क्या था? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ठीक है. अगर आपने इसको सॉल्व किया और आगे, तो ईबीआईटी कैंसिल होगा, राइट. व्हाट विल बी रिमेनिंग देन? contribution upon EBT. That means your formula for CL, that means combined leverage, is contribution upon EBT. Clear? If you see the क्या आया formula, contribution upon EBT आपका CL का main formula आ गया. Okay, I hope everyone has seen this. चलो now percentage change in EPS. वापस हमको वो तो करना ही है. percentage change क्या होगा EPS का? देखिए अब आपको इसको उल्टा करके करना है तो करिए, बट कोई मीनिंग नहीं है उल्टा करने का, क्योंकि हम अभी तक थर्ड लेवल तक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको जो भी फलक्रम का है, जो दो मेन वेरिएबल्स है वही लेने हैं, ठीक है. तो दैट मीन्स अ परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय द परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ठीक है. परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय द परसेंटेज चेंज इन सेल्स. आप अगर इसका भी उल्टा लोगे तो ईबीटी नीचे है तो ईपीएस, ठीक है. और कॉन्ट्रीब्यूशन को हम सेल्स बोलेंगे, ठीक है. ये हमने ऑलरेडी फाइनेंशियल एवरेज और वहां पे ऑपरेटिंग में देख लिया था, इसलिए यहाँ पे समझाने की जरूरत नहीं है. You have to understand that whatever two main variables relationship है जिसके बीच की, वही हमको मेन हमारा परसेंटेज का फॉर्मूला बनता है, ठीक है. What are two main variables of combined leverage? Sales and EPS, ठीक है. चलिए स्टूडेंट्स, अब हम रिकैप देखते हैं ऑफ द होल चैप्टर ऑफ लेवरेजेस कि हमने लेवरेजेस से क्या सीख के लिया, ठीक है. देखिए लेवरेजेस पूरा इनकम स्टेटमेंट की स्टडी थी, ठीक है, थ्रू 3 फॉर्मूलाज, दैट इज ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड द कंबाइंड लेवरेज, ठीक है. पूरा इनकम स्टेटमेंट ये तीनों लेवरेजेस को प्रूव कर रहा है, राइट. देखिए कैसे, द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड ईबीआईटी, ठीक है. ये दो वेरिएबल कौन से होते हैं? जो फलक्रम के वेरिएबल्स होते हैं, जो परसेंटेज चेंज में हम यूज करते हैं, राइट. दैट मीन्स सेल्स में कुछ
परसेंट चेंज हुआ, उसके वजह से मेरे EBIT में कितना फर्क आया, दैट इज शोन इन ऑपरेटिंग लेवरेज। ठीक है, ये ऑपरेटिंग की रिलेशन को मैंने मार्क कर दिया OL। ठीक है, अब नेक्स्ट EBIT में थोड़ा परसेंट चेंज हुआ, उसके वजह से मेरे EPS में कितना फर्क आया वो मैंने मार्क कर दिया फाइनेंशियल एवरेज। दैट मीन्स फाइनेंशियल एवरेज के दो वेरिएबल कौन से हुए, एक हुआ EBIT, एक हुआ EPS। ठीक है, अब देखने जाएंगे दोनों फॉर्मूला में सबसे मेन लिंकिंग पॉइंट क्या हुआ, EBIT। द लिंकिंग पॉइंट ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज एंड फाइनेंशियल लेवरेज इज कॉल्ड एज EBIT। फेवरेट क्वेश्चन इन द एग्जाम्स। ठीक है, व्हाट इज द लिंकिंग पॉइंट इन फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लेवरेज, इट इज EBIT। या ऐसे भी पूछते हैं व्हाट इज द लिंकिंग पॉइंट इन द होल लेवरेज स्टडी, EBIT। ठीक है, क्योंकि इसी ये दोनों को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, ऑपरेटिंग लेवरेज हो गया, फाइनेंशियल लेवरेज हो गए, दो वेरिएबल्स। अब कंबाइंड लेवरेज। कंबाइंड लेवरेज में जो कौन से दो वेरिएबल है, एक है सेल्स और एक है EPS। दैट मीन्स व्हाट परसेंटेज ऑफ सेल्स, अगर कुछ परसेंट चेंज हो रहा है सेल्स में, व्हाट परसेंटेज द सेल्स इज ब्रिंगिंग अ चेंज इन EPS। ठीक है, तो ये हम बताते हैं थ्रू कंबाइंड लेवरेज। ठीक है, सबसे ऊपर और सबसे नीचे का वेरिएबल ले लो तो कंबाइंड लेवरेज बन जाएगा। ओके, नाउ द सेम, ये जो दो वेरिएबल है जो लिए हैं वह फलक्रम के वेरिएबल से वही हमारे फॉर्मूलाज बन जाते हैं। ठीक है, उल्टा करना है क्योंकि मैंने बोला था परसेंटेज में यू हैव टू गो रिवर्स। दैट मीन्स परसेंटेज चेंज ऑफ OL इज EBIT अपॉन सेल्स, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। देन परसेंटेज चेंज ऑफ फाइनेंशियल एवरेज, वापस उल्टा, दैट मीन्स परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइड बाय द परसेंटेज चेंज इन EBIT, राइट। एंड कंबाइंड वापस उल्टा, दैट मीन्स EPS अपॉन सेल्स। क्लियर। देखिए ये बहुत उल्टा वाली ये चीज है ना, बहुत टाइम याद रह जाती है, इसलिए मैंने इस पे थोड़ा सा फोकस किया है। कभी कभी होता है कि सब कुछ करने के बाद भी फॉर्मूला याद नहीं रहते एग्जाम में, समथिंग हैपेंस। बीइंग अ स्टूडेंट इन माय बहुत बड़ा पार्ट में लाइफ के मैं स्टूडेंट रही हूँ, तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ हो जाती है मिस्टेक्स। तो डोंट डू दोज मिस्टेक्स, आपको कुछ ट्रिक्स करनी पड़ेगी सो दैट यू ऑलवेज रिमेंबर इट। दिस इज वन ऑफ द ट्रिक्स। ठीक है, आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड। ठीक है, पूरी तरीके से समझा। ये मैंने इसलिए बताया है कि आपको कहीं भी आप स्टॉप ना हो। ठीक है, कहीं अगर आपको फॉर्मूला की परसेंटेज में कंफ्यूजन हो जाए तो आप ये ड्रॉ करिए, आप उल्टा करके रिवर्स करके याद रखिए कि मैम ने क्या बोला था, EBIT अपॉन सेल्स मेरा बन जाएगा उल्टा किसका, OL का, फिर FL का EPS अपॉन EBIT। ठीक है, और कंबाइंड एवरेज का EPS अपॉन सेल्स। परसेंटेज चेंज पूछा है तो आपको ऑब्वियसली यू हैव टू यूज द फॉर्मूला फॉर परसेंटेज चेंज। क्लियर, इतना तो क्लिक होता है। ये भी बच्चे कभी कभी मिस्टेक हो जाती है बच्चों से कि परसेंटेज चेंज आने लिखते, अगर क्वेश्चन में परसेंटेज चेंज पूछा है तो यू हैव टू राइट द फॉर्मूला फॉर परसेंटेज चेंज। ओके, जस्ट फोकस ऑन ऑल दिस स्मॉल थिंग्स एंड आई एम 100% श्योर बहुत इजी लगेगा लैंग्वेजेस। ठीक है, विल मीट अप इन फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे, and if you like my video, kindly like, share and subscribe. Thank you so much.